जय श्री कृष्ण। आज हम नायाब तरीके जो अपन ज्योतिष के सीख रहे हैं उनमें मैं आज सेकंड पार्ट लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरे इस काम में मेरा सहयोग किया और मेरा इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। मैं ये दिल से कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए बड़ा आभारी हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली बार कुछ भावों के बारे में अपन ने देखा था कि भाव, त्रिक भाव कौन से हैं, त्रिसड़ाय भाव कौन से हैं और त्रिकोण भाव कौन से हैं और केंद्र भाव कौन से हैं, इस बारे में अपन ने जानकारी की थी। आज हम उसी क्रम से चलेंगे। आज हम देखेंगे कि जन्म पत्रिका के जो ये 12 भाव होते हैं, इन भावों में अभी मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, ना कोई ग्रह लिखा है। मैं चाहता हूं पहले आपको पत्रिका के जो ग्रह हैं उनकी मैं पूरी आपको जानकारी दूं, और जब मैं पूरी ग्रहों भावों की पूरी जानकारी दे दूंगा तब मैं आपको एक एक ग्रह की डिटेल, और कोशिश रहेगी मेरी कि जो पंचांग जो होते हैं, जो कि हमारे ज्योतिष के पंचांग को 5 अंगों का समावेश बताया है, जिसमें तिथि, वार, करण, योग, नक्षत्र, इन सबको मिलाकर के पंचांग जो बनता है उस पर भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। लगन भी मैं समझता हूं कि लगन भी, आरूढ़ लगन, उपपद लगन, बहुत सारी लगने हैं, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। और नवमांश भी हम देखें तो पुष्कर नवमांश, वर्गोत्तम नवमांश और राशि नवमांश, इन सभी पर 64वां नवमांश, 22वां दशकाण, इस प्रकार की जो भी नवमांश है उनके भी अपन क्रम से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले अपन भावों पर अपन केंद्रित कर लें, उनके बारे में थोड़ा सा गहनता से समझ लें। यदि हमारी नींव पक्की होगी तो हम इमारत भी अच्छी तरीके से बना सकेंगे। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वही ज्योतिष के जो मूल आधार है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि ज्योतिष की जो शुरुआत हम करते हैं, वो ज्योतिष की शुरुआत करते हैं राशि, ग्रह, नक्षत्र और भाव। इसी क्रम से यदि हम आगे चलते हैं तो हर भाव के एक कारक भी हैं, जिनको कि ज्योतिष में विशेष उपाधि दी जाती है कि इसको भी हम समझेंगे कारक क्या चीज होती है और कैसे देखा जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज ही अपन इस पर चर्चा करेंगे। और जो मैं आपको कारक समझाना चाह रहा हूं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे कैसे देखे जाते हैं, इनका क्या क्या सिस्टम होता है, वो सारे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक चैप्टर रह गया था जो कि मैं पहले वो कंप्लीट करना चाहूंगा कि जो 12 भाव होते हैं ज्योतिष में, जो 12 भावों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। वो जो मैंने समझाया था वो एक तरीका अलग था, ये सेकंड तरीका है वही। और इनको भी आप पत्रिका पर आजमा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैंने कहा उस समय अपन ने जो चर्चाएं की थी त्रिक भाव, त्रिसड़ाय भाव की थी। आज करेंगे कारक, अकारक और तटस्थ भाव। मैं यहां लिख देता हूं, कारक, अकारक और तटस्थ
ये मैंने तीनों चीज लिखी है, कारक, अकारक और तटस्थ। मैं समझता हूं कि ये लाल पेन का उपयोग करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पिछली बार शिकायत आई थी। तटस्थ, कारक, अकारक, तटस्थ। पहले तो अपन ये समझे कि कारक क्या है, अकारक क्या है और तटस्थ क्या है। सबसे पहले तो जिस प्रकार हमने अपने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव होते हैं, उसी प्रकार से त्रिकोण भाव कुंडली के सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। पॉजिटिव हर प्रकार से। इन भावों के जो स्वामी होंगे वो जहां पर भी जाएंगे वो अपनी शुभता छोड़ेंगे। जो भी भाव का मालिक उस घर के अंदर आएगा 1, 5, 9 में, वो भी वहां पर आकर शुभ हो जाएगा, उनके अंदर पॉजिटिव रेज ज्यादा होगी। उसी प्रकार से हम कारक यदि भावों की बात करते हैं तो जो कारक भाव है, मैं यहां आपको स्पष्ट बता देता हूं, 1, 5 और 9 ये भाव कुंडली में कारक कहे जाते हैं। मैं वापस बोल देता हूं, 1, 5, 9 भाव कुंडली में कारक कहे जाते हैं। इनमें कोई भी ग्रह आके बैठे या ये इन भावों के स्वामी कहीं भी जाके बैठे, वहां पर शुभ फल, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब बात आती है अकारक की, तो अब मैं यहां ये कहूंगा कि अकारक जो होते हैं वो 3, 6, 8, 11 और 12। अब आप समझना बात को, 3, 6, 8, 11 और 12। उस दिन अपन ने बातचीत कही थी 3, 6, 8, 11 और 12। इन भावों में ये वो त्रिक भाव आ रहे हैं, त्रिसड़ाय भाव आ रहे हैं, एक 12वां भाव इसमें प्लस हो रहा है। इनको हम कहते हैं अकारक। अकारक ग्रह के स्वामी पत्रिका में कहीं भी जाके बैठे वो हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इन भावों से संबंध बनाने पर शुभ ग्रह भी अपना वो पॉजिटिव फल नहीं देना चाहिए, देता है जो कि जिसके वो हकदार हैं या जिसकी कैपेसिटी वो रखते हैं। और अब बाकी जो बचे हमारे 2, 4, 7 और 10, ये कुंडली के तटस्थ भाव कहे गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अपन न्यूट्रल रहते हैं, ये तटस्थ भाव कहते हैं इनको, जो है 2, 4, 7 और 10। अब मैं समझता हूं, अब आप ये बात बहुत गहराई से समझ चुके होंगे, मैंने उस समय भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूं। 1, 5, 9 हमारे लिए शुभ फल देते हैं, और 3, 6, 8, 11 और 12 हमारे लिए नेगेटिव फल देते हैं, और 2, 4, 7, 10 ये जो ग्रह होते हैं ये कुंडली के न्यूट्रल भाव कहे जाते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाह रहा हूं कि यदि इन भावों में इनका संबंध, यदि तटस्थ भाव का संबंध कारक ग्रह से बन जाए,
अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, यदि आप देख रहे हो तो कारक ग्रह का संबंध यदि तटस्थ भाव से बन जाए तो ये कारक से भी ज्यादा शुभ फल, या मैं कह सकता हूं सुपर पॉजिटिव रिजल्ट हमको प्राप्त देने में सक्षम है। वापस समझना, कारक जो 1, 5, 9 भाव हैं, इनका संबंध यदि तटस्थ भावों से बन जाए, तटस्थ भाव कौन कौन से हैं? तटस्थ भाव हैं 2, 4, 7, 10। इन भावों से जब भी कारक ग्रह का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से कारक ग्रह कौन कौन से हैं? 1, 5, 9। संबंध किससे बनेगा? 2, 4, 7, 10 से। यदि इनका संबंध बन जाए तो हमें कुंडली में या हमारी पत्रिका में सुपर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यदि इसी के विपरीत हम बात करते हैं अकारक से तटस्थ का संबंध बन जाए। अब बात आती है अकारक से तटस्थ का संबंध बन जाए तो ये हमको उतने ही नेगेटिव फल देंगे। यहां पर मैं कहूंगा सुपर नेगेटिव फल हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। इस बात को मैं समझता हूं, मैंने आपको बहुत गहराई से समझा दिया। अब आप और भी यदि समझना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि कारक ग्रह 1, 5, 9 का संबंध यदि 2, 4, 7, 10 से बन जाए तो सुपर पॉजिटिव रिजल्ट माने। और यदि कारक का तटस्थ भाव का संबंध अकारक से बन जाए, तटस्थ भाव का संबंध अकारक भाव कौन कौन से हैं कुंडली के? अकारक भाव है 3, 6, 8, 11 और 12। इन भावों से यदि संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से हमको सुपर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ चीजों को मैंने उसमें भी डिटेल की थी, यहां पर भी डिटेल करता हूं। दोनों चीजों को कंबाइंड करके ही हमको फलादेश करना चाहिए। इसमें से मैंने देखो ज्योतिष में हर चीज को बहुत गहराई से बताया गया है। वो जो लिखा है पाराशर जी ने हमें जो समझाया है वो कहीं गलत नहीं है, और ये चीज भी जो समझाई है ये भी कहीं गलत नहीं है। तो जब भी हम किसी के भी बारे में कोई भी चीज बोलें तो हर चीज को सोचें विचारें फिर हमको बोलना चाहिए। एक तो बात होगी थी कारक अकारक और तटस्थ की, ये उस दिन चैप्टर रह गया था तो ये मैंने यहां पे क्लियर किया है आपका। अब जब बात कर रहे हैं अपन कारक की तो मैं आपको समझा देता हूं कि कारक, जैसे मैंने यहां लिखा राशि, ग्रह, नक्षत्र, भाव और कारक। देखो पूरी जो ये ज्योतिष जो पूरी चलती है वो चलती है भाव, भावेश और भाव के कारक पे। भाव, भावेश और भाव के कारक पे पूरी ज्योतिष उसी पर घूमती है कि कोई भी ग्रह किस भाव का मालिक है, कहां जाके बैठ रहा है, कौन कौन उसको देख रहे हैं, वो किस किस को देख रहा है, किस किस के साथ है, क्या राशि, मतलब हर प्रकार के संबंधों को मैंने उस दिन भी कहा था कि ज्योतिष में एक ग्रह को देखने के लिए 18 फैक्टर होते हैं और एक भाव के अंदर 144 चीजें छुपी हुई होती हैं। उस पर भी एक एक भाव पे अपन बात करेंगे गहराई से, एक एक भाव पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जो एक मेन जो बेस है अपना वो अपन क्लियर करें अपन। और मैं समझता हूं कि कुछ ज्योतिष के जानकार जो है वो इतना समझते हैं और जानते भी हैं कि राशि कौन है, ग्रह कौन है, नक्षत्र कौन है। नक्षत्र पे भी मैं शायद भगवान की कृपा रही तो कल एक ऐसी चीज आपको सभी को बताने की कोशिश करूंगा। कृपा उस परमपिता परमेश्वर की चाहिए और कि मैं आपके समक्ष वो चीज प्रस्तुत कर पाऊं कि नक्षत्र को बिना याद किए किस तरीके से हम देखें कि नक्षत्र कौन सा आएगा और ये नक्षत्र किस, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो किस चरण में है वो भी हम देखेंगे भगवान की कृपा रही तो। मैं आपको अभी के लिए एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि कारक पे हम बात करेंगे आज, मेनली कारक पे, कि जो कारक है ये कितने प्रकार के हैं और इनको हम कैसे कैसे देखते हैं।
तो यदि आप सभी के पास कॉपी और पेन है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार कॉपी पेन लेके बैठें और मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट में और अच्छे से अच्छा सबके सामने उपस्थित कर पाऊं। कारक को हम देखते हैं, एक तो महर्षि पाराशर जी ने भावों के कारक कहे हैं। पहली बात तो ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों के कारक हमें दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जितने भी रिश्ते हैं परिवार में, उन सारे रिश्तों के भी कारक दिए हैं, उन्हीं में से, अलग अलग नहीं है, उन्हीं में से। और साथ में दो चीज और हमें दी है। कौन सी? कि भाई कोई भी ग्रह जिस भाव के अंदर जाएगा तो उसको दिग्बल प्राप्त होगा। वो भी अपन कारक से ही, कारक वाले चैप्टर में ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे भी एक भाव विशेष आ जाता है। तो जब मैं भाव के बारे में अपन पढ़ा रहा हूं तो उस चैप्टर को मेरा लेना जरूरी था कि कौन सा भाव किस ग्रह के अंदर दिग्बली हो जाता है, यानी उसका बल बढ़ जाता है। और एक जो चीज होती है वो होती है अति विशिष्ट कारक ग्रह। मैंने आपको 4 चीज एक साथ दे रहा हूं, 5वीं जो चीज है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा। वो एज ए, आप ये समझना कि बहुत गहरा एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा, और वो भी कारक ग्रह ही कहे हैं पाराशर जी ने, वो 5वें नंबर के। आज हम बात करेंगे 4 तरीके की, और ये 5वां नंबर जब अपन ये कंप्लीट हो जाएगा तब अपन बात करेंगे। और इनको लगा के देखना पत्रिका में। और ऐसा भी कहते हैं जैसे अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें या अकेले कारक की हम बात करें, तो यदि ऐसा कहते हैं कि भाव जो कुंडली में 12 भाव हैं, किसी भी भाव की बात करते हैं अपन कि किसी भी पत्रिका के किसी भी भाव का पर्टिकुलर एक कारक ग्रह होता है। मान लो भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों और भाव का मालिक जो है वो भी पाप प्रभाव से पीड़ित हो, तो सबसे दावेदारी जो रहती है उसमें कारक की रहती है। यदि कारक अकेला भी अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे भावों में है, भाव गलत हो, भावेश गलत हो, तो अकेला कारक निश्चित रूप से आपको सारी चीजें दिलाने में सक्षम है, जहां की ये दोनों, हालांकि ये तीनों ही चीज को मेनली जो फोकस है, ये तीनों ही चीज मिलकर किसी भी परिणाम तक जो हमको पहुंचाएंगे वो तीनों ही चीजें मिलकर देती हैं। लेकिन मान लो कारक भी यदि सही पोजीशन पे खड़ा है, हमारे 3 विकेट हैं, भाव, भावेश और कारक। यदि हमारे पहला भाव, पहला विकेट गिर गया, भावेश का दूसरा विकेट गिर गया और कारक का यदि विकेट है, तो निश्चित रूप से ये हमें ये दोनों के गिरने के बाद भी हमें पूरा पॉजिटिव, इतना नहीं लेकिन फिर भी उसका फल हमें देने में अकेला सक्षम है। अब आप समझ सकते हैं कि कारक के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से हम इस चीज को अब आगे लेके चलते हैं। मैंने कारक को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इसमें और आपको बताता हूं दिग्बली की जो बात है। ग्रह दिग्बली जहां होता है वहां अपना बल अन्य ग्रहों से ज्यादा देने में सक्षम होता है। और अति विशिष्ट कारक ग्रह की यदि मैं बात करूं, तो यदि इन 12 भावों में से किसी भी पत्रिका में 2 ग्रह यदि अति विशिष्ट कारक है, 2 ग्रह, तो मैं कह सकता हूं वो जातक के लिए उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी से लड़ने में सक्षम है और वो अपने जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं भोग लेता है। और
ये जो कारक ग्रह हैं इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि धन, मान, सम्मान और ऐश्वर्य देने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं और शत्रुओं के ऊपर भी विजय दिलाने में सक्षम होते हैं अकेले। मतलब मैं कह सकता हूं इनको एक जो वीटो पावर आज के युग में यदि हम समझने का प्रयास करें तो जो वीटो पावर है वो इन कारकों के पास वीटो पावर दी गई है। ऐसा हमें ज्योतिष के जो हमारे प्रवर्तक हुए हैं उनके माध्यम से हम तक वो चीज पहुंच पाई है। अब इसको गहराई से समझें कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस प्रकार से कारक माना गया है, किस किस का क्या क्या कारक है। तो मैं आप कहें तो सबसे पहले मैं भावों से ले लेता हूं किस भाव का कौन सा कारक है। तो पहले भाव का जो कारक कहा गया है उसको हम सूर्य मानते हैं। बात को समझने का प्रयास करना, यहां की यहीं मैं एक चीज लिख देता हूं, पिता। मैंने कहा था संबंध भी बताऊंगा। सूर्य लगन, जिसको हम पहला यहां पर जो 1 नंबर की जो मैंने राशि लिखी है वो लगन कह सकते हैं अपन, इसको कह सकते नहीं, ये होती ही है। लगन का जो कारक है उसे सूर्य ग्रह को लग्न का कारक माना है और संबंध में यदि हम जोड़ते हैं तो उसको हम पिता से जोड़ के देखते हैं। दूसरे ग्रह का जो कारक ग्रह है, दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। दूसरे भाव का देवगुरु बृहस्पति है। एक चीज मैं आपसे कहता हूं कि कारक के अंदर देवगुरु बृहस्पति को अन्य ग्रहों में भी कारक कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा ग्रह भावों के अंदर सबसे ज्यादा भावों का कारक यदि किसी को माना गया तो देवगुरु बृहस्पति है। अब मैं यह कहता हूं दूसरे ग्रह का भी जो कारक है वो बृहस्पति है और इसका संबंध दूसरा जो भाव होता है वो कुटुंब का होता है, यानी बड़े बुजुर्गों का। जिनके प्रति हम सम्मान से नतमस्तक हो सकें। अब किन किन के सामने होते हैं? अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के, विशेष ये मान लो हमारे कोई गुरु हैं उनके भी सामने हम नतमस्तक होते हैं। तो यहां गुरु का धन से भी कांटेक्ट है, तो इन सबका ये कारक है। और देवगुरु बृहस्पति ही पंचम भाव के कारक कहे गए हैं क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा गया है। एक चीज मैं आपसे यहां एक चीज और कह देता हूं कि आप यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज क्लियर कर लें कि शिक्षा भाव जो पंचम भाव है वो हमारे ज्ञान का भाव है, ना कि आज के युग में पढ़ने वाली शिक्षा पद्धति का है वो। और इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि का चैप्टर बुद्ध के पास है। बुद्धि चीज अलग है। बुद्धि के साथ तो हम चतुराई शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हम चतुराई शामिल नहीं कर सकते। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहूंगा पंचम भाव से जब भी हम आकलन करें तो अपने ज्ञान का करें और शिक्षा कि इसकी आंतरिक शिक्षा या आंतरिक ज्ञान कितना है, समझ कितनी है, उसको हम यहां से पकड़ सकते हैं। तो और यहां से ही देवगुरु बृहस्पति जो है हमारे संतान के भी कारक कहे गए हैं, इसलिए इनको देवगुरु बृहस्पति को दूसरे भाव का, पांचवें भाव का और नवम भाव का और 11वें भाव का भी इसको कारक माना गया है।
भावों में देवगुरु बृहस्पति को दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, एकादश भाव का, एकादश भाव को हम लाभ भाव भी कहते हैं। इनके देवगुरु बृहस्पति कारक कहे गए हैं। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरे भाव का यदि हमको कारक देखना है तो हम देखेंगे मंगल को। मंगल तीसरे भाव का कारक है और यहां मैं लिख देता हूं कि इसका जो संबंध बताया गया है, इसका गुरु का मैं लिखना शुरू कर देता हूं। देवगुरु बृहस्पति का बुजुर्ग हो गए, हमारे गुरु हो गए, धन, धन के साथ ज्ञान और धार्मिक आस्था और लाभ, इन सबके कारक इनको कहे गए हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को, जो मंगल से जो कांटेक्ट जोड़ा गया है वो भाई का जोड़ा गया है, छोटे भाई का। मैं यहां लिख देता हूं, मंगल से जो कांटेक्ट है, तीसरे भाव का मंगल कारक है। यहां मंगल को जो कारक तत्व दिया गया है, मंगल को तीसरे का और छठे का, मंगल को तीसरे भाव में और छठे भाव में कारक माना गया है, क्योंकि छठा भाव मैंने उस दिन बताया था ऋण रोग और शत्रुओं का है, तो इससे लड़ने की, और मंगल एक सेनापति है, तो लड़ाई के लिए कौन चाहिएगा? परिवार में से वही व्यक्ति चाहिए जो दमदार हो, हिम्मत वाला हो। तो यहां पर मंगल को तीसरे भाव का कारक कहा गया है और साथ में ही छठे भाव का इसको कारक कहा गया है। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को कारक कहा गया है और इनका जो संबंध जोड़ा गया है वो अपनी मां से जोड़ा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बात आ जाती है सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो कारक है वो शुक्र है और इसका जो संबंध बताया गया है वो पत्नी से बताया गया है। और स्त्री के लिए पति का जो संबंध बताया गया है वो देवगुरु बृहस्पति से बताया गया है। यहां मैं लिख देता हूं, स्त्री के लिए, लेकिन यहां कारक दोनों की पत्रिका में एक ही रहेगा, इसका ध्यान रखना। दोनों की पत्रिका में सप्तम भाव का कारक शुक्र ही रहेगा, लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि मैंने यहां पत्नी लिख दी तो यहां, यदि हम लड़के की पत्रिका में जब भी देखेंगे तो पत्नी को हम शुक्र से देख सकते हैं, लेकिन यदि हमको इस लड़की की पत्रिका में, स्त्री की पत्रिका में जब भी पति को देखना हो तो देवगुरु बृहस्पति से ही उसका आकलन करेंगे, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ही वैवाहिक जीवन का कारक कहे गए हैं। इस पे अपन थोड़ा डिटेल से थोड़ा बाद में बात करेंगे, जब अपन पढ़ेंगे कि एक शादी होगी, 2 शादी होगी, मैं उनके भी सूत्र दूंगा कि इसकी एक से अधिक शादियां होंगी। केवल बहुत सारे सूत्र लिखाते हैं और देखते हैं, मैंने भी देखा है कि जब सूत्रों की बात करते हैं तो 10-10, 15-15 सूत्रों को मिला करके देखो, आप इसमें लगा के देखो, ऐसा 5 सूत्र यदि याद कर लिए तो आप सीधे कह दोगे एक शादी से अधिक शादी होगी या नहीं होगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा से ले जाएगा। आज की अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में मैं कहूंगा शनि, क्योंकि शनि को अष्टम भाव का कारक कहा गया है और 8वें भाव में जो शनि को, क्योंकि ये आयु का भाव है,
तो शनि को 8वें भाव का और 12वें भाव का कारक कहा गया है, और शनि को जो लिंक जो बनाया गया है वो दास या नौकर से बनाया गया है। इस चैप्टर पे भी अपन कभी डिटेल से बातचीत करेंगे कि शनि का और नौकर का क्या संबंध है, और इसका जो दास कहा गया है क्योंकि शनि कर्म का देव है, न्याय प्रिय है, और कर्म जो करवाने के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो केवल और केवल एक ही ग्रह के पास है, शनि देव के पास। उसके बाद हम चलते हैं दसम भाव में। अब दसम भाव में कौन कौन कारक होते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं समझता हूं कि देखो, मैंने भी जब ज्योतिष सीखा था तो बहुत पहले से सीखता आ रहा हूं, और आप देखेंगे तो खुद भी आप मानेंगे कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। ये एक मेरा छोटा सा रजिस्टर है, शायद पूरा भरा पड़ा है ज्योतिष से, और आप इसकी हालत भी देख सकते हैं, क्या हालत है इसकी। तो मैं समझ सकता हूं कि मैंने अध्ययन जरूर किया है। तो मैं यहाँ वो चीज कहूंगा, कोई माने या ना माने, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा इस चीज में जानकार हो, लेकिन जितनी परमपिता परमेश्वर ने एक बूंद का कोई एक कतरा भी मेरे मुंह में दिया है, तो मैं वो आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, यदि किसी को भी उसमें कुछ काट छांट करनी हो तो आप वो स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो मैंने देखा है, जितना मिला है मुझे, उसके अनुरूप मैं आपको बता देता हूं कि दसम भाव का जो कारक तत्व मिलता है, यहां सूर्य, शनि, बुध, विशेष बुध को दिया है, सूर्य, शनि, मंगल, गुरु को यहां है। इन सभी ग्रहों को अपन यहां मान सकते हैं कि इन ग्रहों को यहाँ पे कारतत्व दिया गया है, क्योंकि ये कर्म के मालिक हैं, और कर्म में क्या होता है कि बिजनेस के कारक बुध हैं, और कर्म के कारक, क्योंकि कर्म की यहाँ राशि है तो शनि को ऑलरेडी कारतत्व मिलता है यहाँ, और सूर्य को भी हम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को भी हम देखते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि दसम भाव से कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और सामाजिकता का जो लेवल है वो भी दसम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ सूर्य भी इसके कारक ग्रह माने गए हैं। तो दसम भाव सबसे ज्यादा ग्रहों का कारक कहा गया है, वो दसम भाव में है। मैं समझता हूं ग्रहों में मैंने लगभग सभी के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। फिर मैं आपसे एक चैप्टर यहाँ इसी चैप्टर पर थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूं, वापस समझने का प्रयास करें। लगन के कारक सूर्य, दूसरे भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति, तीसरे भाव के कारक मंगल, चौथे भाव के कारक चंद्रमा, पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति, छठे भाव के कारक यहां मंगल और शनि को भी अपन मान सकते हैं, शनि देव को। सप्तम में शुक्र, अष्टम में शनि देव, नवम में देवगुरु बृहस्पति, दसम में 4 कारक हैं, एकादश में गुरु, और 12वें भाव के अंदर शनि देव को हमने कारक माना है। और इसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो ज्योतिष के महर्षि हैं उनके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं यहाँ पे एक चीज इसी को मैंने बताने की कोशिश की है, इसी में संबंध और बता देता हूं। सूर्य का पिता से है, गुरु का बुजुर्ग और धन से है, और हमारे गुरु से है, जितने भी हमारे मान्य सामान्य जो गुरु हैं। और मंगल का संबंध हमारे भाई से है, चंद्रमा का संबंध माँ से है, और देवगुरु बृहस्पति का आ गया, मंगल का संबंध भाई से है, और शुक्र का संबंध पत्नी मतलब पति या पत्नी से कह सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज आपको क्लियर कर दी थी। और शनि का जो संबंध है वो नौकर से है। मैं समझता हूं लगभग मैंने सभी ग्रहों के बारे में आपको बता दिया है। अब एक चीज और आप कहेंगे कि ये ग्रहों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ये तो ग्रह तो 7 हैं,
और जबकि ज्योतिष में 9 ग्रह की चर्चा है, मैंने आपको कारक जो बताए हैं वो 7 हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि राहु केतु संबंध सारे हो गए। हाँ, बुध का एक संबंध मैंने आपको नहीं बताया। बुध को 10वें भाव में कारक कहा गया है। अब एक चीज ये चीज आती है, मैंने यहां पर ये लगा भी दिया था बुध का, लेकिन इसका मैंने आपको वो नहीं बताया कि इसका संबंध किससे है। तो घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, इसको हम आगे चलें तो दत्तक पुत्र भी कह सकते हैं, मौसी, बुआ, बहन, उनसे भी हम रिलेटेड, भांजे, उनको भी हम बुध से माने, उनका भी कारक ग्रह बुध ही होगा। मैं समझता हूं मैंने सभी चीजों को बताने का प्रयास किया है। अब बात आती है राहु और केतु की। तो राहु केतु के बारे में आपको यहां लिखने से, क्योंकि ये 12 भाव थे, 12 के 12 भर गए। राहु केतु को मैं डिटेल बता देता हूं कि जितने भी छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक, हमारे गुरु से, भाई से, बहन से, माताओं से, नौकर से, दास से, सबका ही बता दिया। राहु केतु का जो संबंध है, उसको एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से सोचें कि पाराशर जी ने बोला है कि छाया ग्रह है। छाया ग्रह कैसे? कि जिनका स्वरूप ना हो, और वो एक ऐसी छाया जिसके अंदर शक्ति है लेकिन स्वरूप नहीं है। तो आप इसको आप सीधे सीधे यदि आप लगाएं तो हमारे परिवार में ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो अपने यहां से हमारा साथ छोड़ गए, और शक्ति हैं लेकिन शरीर नहीं है, तो शरीर से वो वीन हो गए, और शक्ति हैं जिनकी हमें कृपा भी मिल सकती है, आशीर्वाद भी मिल सकता है, और उनसे हमें दुख भी मिल सकता है। यदि हमने उनकी आत्मा दुखाई तो हमको पितृदोष के रूप में, अब आप समझ के होंगे मैं बात कहाँ करना चाह रहा हूँ। तो राहु केतु को यदि हम देखें तो हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको अपन राहु केतु से भी जोड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने यहाँ कारक जो भाव है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है दिग्बल, कि कौन सा ग्रह कहां पर दिग्बल होता है, उसके बारे में मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में एक एक चीज समझाता हूं, और उसके बाद समझाऊंगा अति विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में, और फिर जो एक मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको दूंगा वो मैं देने की कोशिश करता हूं। यहां यदि हम दिग्बल की बात करते हैं तो सूर्य को 10वें भाव के अंदर दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य को 10वें भाव के अंदर दिग्बल प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं देवगुरु बृहस्पति को। तो देवगुरु बृहस्पति को लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है। ये मैं लाल अक्षर से जो लिख रहा हूं वो दिग्बल के लिख रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति को लगन में दिग्बल प्राप्त होता है, और उसके बाद बुध की भी यदि मैं बात करता हूं तो बुध को यहां कारक माना गया है, लेकिन यहां पर बुध भी लगन में दिग्बली हो जाते हैं। बुध भी लगन में दिग्बली होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत एक्सपर्ट होगा और बात करने में भी एक्सपर्ट होगा, बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नुकसान भी कर सकता है। लेकिन इस पर थोड़ा सा देखें, वहां पर उसकी किस किस भाव से क्या क्या संबंध बन रहा है, पहले नहीं बोलेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और बुध हो गए। चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र, चंद्रमा के अलावा शुक्र को यहां दिग्बल प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति को लगन में ही दिग्बल प्राप्त होता है, चतुर्थ में शुक्र को प्राप्त होता है, चंद्रमा को चतुर्थ में प्राप्त होता है दिग्बल प्राप्त, और सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है।
और मंगल को दशम में दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल ग्रह को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि सूर्य को और मंगल को दशम भाव में, बुध को और गुरु को लगन में, और चतुर्थ भाव में यदि हम देखें तो चंद्रमा और शुक्र को, और सप्तम में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। इस पर दिग्बल की जो बात थी वो मैंने आपको बताई है। उसमें सारे ही गुरु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, मंगल। यहां हम जब राहु केतु की जब चर्चा करते हैं तो अन्य ग्रहों में जिस प्रकार से उनको कारक बताया गया है उसी प्रकार से हम पहले बात करते हैं राहु की। तो राहु को तीसरे, छठे और 10वें में कारक माना गया है। मैं अब फिर बता देता हूं, ये थोड़ा चैप्टर रह गया था। राहु को हमने तीसरे में, छठे में और 10वें में भी कारक माना है। और यदि केतु की बात करें तो केतु को दूसरे भाव में और अष्टम भाव में केतु को कारक माना गया है। इनका भी संबंध यदि की चर्चा करें तो मैंने आपको बता देते हैं, इनका संबंध हमारे पितरों से होता है। अब बात करते हैं दिग्बली की। तो दिग्बल में मैं आपको बता देता हूं कि जो दिग्बल है, गुरु और बुध को लगन में बैठने पर दिग्बल प्राप्त होता है, और चंद्रमा और शुक्र को चतुर्थ भाव में बैठने पर दिग्बल प्राप्त होता है, और शनि को सप्तम भाव में बैठने पर दिग्बल प्राप्त होता है, सूर्य को और मंगल को दशम भाव में बैठने पर दिग्बल प्राप्त होता है। तो ये हमारी चर्चाएं रही दिग्बल की। अब बात आती है अति विशिष्ट कारक ग्रह पर। यदि हम अति विशिष्ट कारक ग्रह पर बातचीत करते हैं तो अति विशिष्ट कारक ग्रह के लिए ये थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि पत्रिका ये छोटा बना दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साइड में अलग अलग आपको समझा सकूं। तो मैं यार ये कहूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य को अति विशिष्ट की बात कर रहा हूं, अब ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले चर्चा की थी कारक, भाव के कारक की। उसके बाद मैंने चर्चा की थी दिग्बल की, और भाव के कारक की, संबंध कारक की, फिर दिग्बल की, और दिग्बल के बाद अब मैं चर्चा कर रहा हूं अति विशिष्ट कारक ग्रह की। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले चलते हैं हम सूर्य पर। तो सूर्य को एकादश भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, या सूर्य को और बुध को। किसी भी जातक की पत्रिका में यदि सूर्य और बुध कोई भी एक, ये दो ग्रह अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग ही मतलब अति विशिष्ट कारक माना गया है। मान लो यहां पर मैं बुध को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, यदि अकेला सूर्य भी यहां है तो वो भी अति विशिष्ट कारक ग्रह है। और अकेला सूर्य किसी की भी पत्रिका में एकादश भाव के अंदर है, ऐसे व्यक्ति के पास आय हमेशा बनी रहेगी, चाहे वो कहीं से बनो, कैसे ही बनो, आय बनी रहेगी। नाजायज रूप से, बिना चाहते हुए भी उसके शत्रु अनायास ही बनेंगे, लेकिन शत्रु जीवन में उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब आप ये सोचें कि पूरी पत्रिका को नहीं देखा हमने, हमने केवल एक सूर्य को देखा। अब आप समझ सकते हैं इस एक ग्रह के पास कितनी पावर है। इसको कहते हैं अति विशिष्ट कारक ग्रह, जिसको हम कह सकते हैं वीटो पावर। यहां बैठने के बाद इस भाव में यदि सूर्य अकेला हो तो इस प्रकार के हमको फल देखने को जातक की पत्रिका में मिलते हैं। अब मैं कहूंगा 11वें भाव के अंदर, यहां मैंने सूर्य को समझाया, लेकिन मान लो सूर्य की जगह बुध भी यदि यहां बैठ जाए एकादश भाव के अंदर, तो उसकी भी पत्रिका में सेम सिचुएशन बनेगी, लेकिन बस शर्त है कि वो पीड़ित ना हो। यह दोनों दो ग्रह हैं, ये ऐसा नहीं है कि दोनों सूर्य बुध बैठेंगे तो ही अति विशिष्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग ही समझे।
उसके बाद 12वें भाव पे, क्योंकि पास की पास में, तो 12वें भाव के अंदर शुक्र को कह देते हैं। यदि 12वें भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र को भी अति विशिष्ट कारक ग्रह में माना जाता है। शुक्र को भी हम अति विशिष्ट कारक ग्रह में मान सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति के पास पैसा है नहीं है, किस कंडीशन में, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जीवन उसका पूरी ऐश्वर्यता के साथ, लग्जरियसता के साथ व्यतीत होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 जो ग्रह थे वो कवर किए हैं। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ मतलब यहाँ जो पास पास है, पहले वहां पे अपन चल लेते हैं। अपने पास 3 ग्रह हो गए, चौथे ग्रह पे हम चलते हैं तो मंगल पर चलते हैं। यहां जो 10वें भाव के अंदर मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, उसी प्रकार इसी भाव के अंदर मंगल को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। किसी भी जातक की पत्रिका में यदि 10वें भाव के अंदर मंगल बैठे हों, किसी भी जातक की पत्रिका में 10वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो, उसको एक कुल दीपक योग भी कहते हैं। लेकिन यहां ये जो मंगल है वो निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए या जातक के लिए बहुत पॉजिटिव फल मिलेंगे। वो अपने कर्म के माध्यम से, अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से लोगों में अपना पब्लिक सिटी में आएगा, सम्मान प्राप्त करेगा और अपना नाम करेगा। और मैं यहां तक भी देखता हूं यदि अच्छी पोजीशन पे यहां आता है तो परिवार में, पूरे परिवार में को उसके नाम से जाना जाता है, उस जातक के नाम से। तो यहां पर ये अकेले मंगल की पोजीशन में यहां बता रहा हूं। तो यहां शुक्र का हो गया, सूर्य बुध मंगल। और यहां मैं अति विशिष्ट में देखूं तो गुरु को हम 9वें भाव में लेंगे। 9वें भाव में गुरु और 5वें भाव में भी गुरु, इनको भी हम अति विशिष्ट कारक ग्रह में लेते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक विशेष इसमें कॉन्सेप्ट है कि अकेला कारक ग्रह यदि अपने भाव में बैठा हो तो भाव का नाश करता है। यहां इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना। यदि अकेला ग्रह कारक भाव के अंदर बैठा हो तो भाव का नाश करता है। इस पर भी अपना थोड़ा सा केंद्र रखना। यदि अकेला गुरु यहां बैठा है तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना वैवाहिक जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि इसके साथ कोई ग्रह बैठा हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस पर आ जाओ, तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और उसका अपने आप काम भी बनना शुरू हो जाएंगे भाग्य के अनुसार। इस प्रकार से हम कहेंगे। तो यहाँ देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनको यहाँ 5वें में और 9वें में कहेंगे। और अब चंद्रमा की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा को लगन में और सप्तम में, चंद्रमा को लगन में और सप्तम में, अब आप देखना कितना शानदार योग मिलता है। चंद्रमा अकेला लगन में बैठ जाएगा, आदमी इतना कलात्मक हो जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कला आएगी, वो सोचेगा नई से नई चीज को और उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा विशेष आएगी क्योंकि वो लगन में बैठा हुआ है। और मान लो 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है किसी भी जातक की पत्रिका में, तो आप देखेंगे कि उसका जो पार्टनर होगा, अब यहां पार्टनर अपन पति को भी कह सकते हैं, पत्नी को भी कह सकते हैं। तो आप देखो पति की पत्रिका में यदि आपने देखा कि 7वें भाव के अंदर चंद्रमा है, आप देखो उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत सिंसियर होगी, समझदार होगी। और विशेष बात आज के समाज में जो देखने को मिलती है कि वो सबको अपने साथ, पूरे परिवार को, कुटुंब को अपने साथ लेके चलना पसंद करती है और अब परिवार में अपने से बड़ों का सम्मान करती है। अब इससे अच्छा और क्या होगा आज के युग में।
तो यहाँ हम लगभग लगभग सभी ग्रहों पे अपन ने चर्चा की, और जो एक लास्ट हमारे पास बचते हैं शनि, उनके बारे में मैं कहूंगा कि वो शनि को हम तीसरे भाव के अंदर और छठे भाव के अंदर, तीसरे और छठे भाव के अंदर हम शनि को अति विशिष्ट मान सकते हैं। तीसरे भाव को हम एक पराक्रम का कह सकते हैं और छठे भाव को शत्रुओं से लड़ने का भी कह सकते हैं। और इन दोनों काम के लिए हिम्मत चाहिए, पराक्रम चाहिए, हिम्मत भी चाहिए साथ में। तो इसके लिए अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में हम शनि को लेंगे तीसरे भाव में और छठे भाव में। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको कारक ग्रह के बारे में और कारक ग्रह के बारे में बताया। संबंधों में क्या कारक, किसका क्या संबंध बनता है ग्रह का, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दिग्बल, और उसके बाद मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि अति विशिष्ट कारक ग्रह। अब मान लो किसी की भी पत्रिका में 2 ग्रह मिल जाएं अति विशिष्ट कारक ग्रह, निश्चित रूप से उसके जीवन में उसको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य के साथ वो जीवन यापन कर पाएगा। अब परिस्थितियां उसके सर्दी खांसी जुकाम बुखार अप डाउन तो लाइफ में सबके साथ चलता है, लेकिन इस प्रकार से हम देखते हैं। और कारक की मैंने भूमिका भी बताई थी कि भाव भी पीड़ित हो और भावेश भी पीड़ित हो, यदि कारक है यदि सही है तो उसमें हमको बहुत अच्छा नहीं लेकिन सफलता मिल जाएगी। ये इतने सक्षम होते हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त होता है, और उसमें भी अति विशिष्ट का मतलब है वीटो में भी डबल वीटो उसको प्राप्त है। इस प्रकार से आज हमने देखा कारक, अकारक, तटस्थ, और इस प्रकार अपन ने आज इस बात पे चर्चा की है। अब एक बात आती है जो पाराशर जी ने विशेष उसके बारे में कहा है, वो मैं आपको शांति से बताने का, और जो मैंने कहा था 5वां और जो चीज है वो मैं आपसे कहता हूं, वो आप सुनो। कि एक कारक ग्रह के बारे में पाराशर जी ने बताया है कि पत्रिका के दो ये ग्रह, या जिसको हम एक पेयर कह सकते हैं, एक पेयर यदि आपस में केंद्र में हो, ये शर्त है उसमें, ऐसे 2 ग्रह या एक पेयर जो कि आपस में केंद्र में हो, वो अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, या मित्र की राशि में हो, और D1 में और D9 में, दोनों में वो सिचुएशन बन रही हो, वो जो कारक ग्रह बताए गए हैं, ऐसे किसी भी पत्रिका में ऐसे एक पेयर यानी 2 ग्रह ऐसे यदि मिल जाते हैं जो अपनी उच्च राशि में है, मित्र की राशि में है, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, उसमें यदि हमको मिल जाते हैं तो वो अपने जीवन में आप देखें बहुत नीचे से भी नीचे लेवल पर होगा, लेकिन अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां देखेगा। उस मतलब एक सफल जीवन जीने के लिए वो जो 2 कारक ग्रह हैं, मतलब एक पेयर जिसको हम बोल सकते हैं, 2 कारक ग्रह यदि ऐसे मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर अब आप देख लो कारक ग्रह का कितना महत्व है जन्म पत्रिका में। और हमें देखने से पहले कारक ग्रहों पर भी नजर मारनी चाहिए। केवल पत्रिका में कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, और जातक की भी कंडीशन कैसी हो, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा है पाराशर जी ने कि यदि इस प्रकार के यदि आपको योग मिलते हैं किसी की भी पत्रिका में, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करता है, अच्छा मान सम्मान, यश और धन, मतलब यश, धन और धनवान, सब कुछ की उसको प्राप्ति होती है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि आप सबका मुझे इतना प्यार मिला, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और आप सबका जो प्रेम मुझे मिल रहा है वो इसी प्रकार मेरे ऊपर बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ साथ में अपने साथियों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ
जय श्री कृष्ण।